अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे और दिल लगा के पढ़ रहे होंगे। आज फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 5 है एंजाइम्स, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं। एंजाइम्स आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा, चलें रिकॉल करते हैं। व्हाट आर एंजाइम्स? द एंजाइम्स कैन बी डिफाइंड एज these are the catalyst of biological system that are produced by the living cells which are capable of catalyzing the biochemical reaction. So easy. enzymes क्या है? enzyme biological system के catalyst हैं। catalyst का मतलब होता है किसी चीज़ को तेज़ करने वाली चीज़, किसी भी रिएक्शन को तेज़ करने वाले अवामिल को कैटलिस्ट बोलते हैं। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स। और कहाँ से आएगी ये तेज़ करने वाली जो भी चीज़ होगी? ये आएगी लिविंग सेल्स के ज़रिए। यानी एंजाइम्स जो हैं वो किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम को तेज़ करने वाली चीज़ है जो कि लिविंग सेल से पैदा होती है, which are capable of catalyzing the biological reaction. कैपेबल का मतलब होता है सलाहियत, जिसमें सलाहियत होती है बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने की, तेज़ करने की। राइट? डेफिनेशन बहुत आसान है, आपको फिंगरप्रिंट्स पे याद होनी चाहिए। एक और डेफिनेशन इसकी ये भी है, द एंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक कैटलिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक का वैसे भी मतलब लिविंग के ज़रिए जो चीज़ हासिल हो उसे ऑर्गेनिक बोलते हैं। ठीक है? द एंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक कैटलिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स वाई और कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। या एक आप बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन एंजाइम्स की ये भी दिमाग में रख सकते हैं। व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। कैटलिस्ट। अब उन्होंने कैटलिस्ट बताया क्या होता है। कैटलिस्ट इज अ केमिकल which is inorganic in nature, used to boost up chemical reaction, but it is not utilized itself in the chemical reaction. ठीक है? कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट एक केमिकल है जो कि इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है। एंजाइम जो हमने पढ़ा वो ऑर्गेनिक इन नेचर था और कैटलिस्ट जो है वो इनऑर्गेनिक इन नेचर। यूज टू बूस्ट अप केमिकल रिएक्शन। बूस्ट अप का मतलब होता है बढ़ा देना, तेज़ कर देना, जो कि केमिकल रिएक्शन को तेज़ कर देता है, बूस्ट अप कर देता है। बट इट इज़ नॉट यूटिलाइज इट सेल्फ, लेकिन ये अपने आप को केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है? तेज़ तो कर देता है लेकिन अपने आप को केमिकल रिएक्शन के अंदर जैसे डालते हैं ना, कुछ वो होती हैं जो प्रोडक्ट्स बन के निकलती हैं, तो उसके अंदर भी चीज़ें जो डाली हों उसको तेज़ करने के लिए वो आ जाती हैं। लेकिन नहीं, कैटलिस्ट नहीं आएगा प्रोडक्ट के साथ और केमिकल रिएक्शन में उसको तेज़ करेगा लेकिन उसमें यूज़ नहीं होगा कैटलिस्ट। यहाँ तक बात क्लियर है? कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट केमिकल है जो कि इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है और इसमें सलाहियत होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को बूस्ट अप करने की, और यह अपने आप को केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं करता। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ये एक छोटी सी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। जितने भी एंजाइम्स हैं इनकी नेचर जो है वो प्रोटीन होती है। सब प्रोटीन इन नेचर होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन्स हैं वो सब एंजाइम्स नहीं होती। प्रोटीन कुछ और भी हो सकती हैं। प्रोटीन मतलब उनका सोर्स कोई और भी हो सकता है, जैसे बाज़ एनिमल फैट में होती है प्रोटीन, एनिमल के गोश्त में होती है और पौधों से भी हासिल होती है। ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कॉकरोच वगैरह, इनसे भी बाहर के मुल्कों में प्रोटीन हासिल की जाती है। ठीक है? लेकिन वो सब एंजाइम नहीं होते, लेकिन एंजाइम सारे प्रोटीन होते हैं। क्लियर? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑल द केमिकल्स दैट कंटेन मेनली कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब ऑर्गेनिक तो आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा है, इंटर में भी पढ़ा है कि ऑर्गेनिक चीज़ें क्या होती हैं। ऑर्गेनिक वो होता है जिसमें कार्बन, वहाँ हमने पढ़ा था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाए। यहाँ पे इन्होंने मेनली लिखा है कि कार्बन ज़रूरी है। जिस चीज़ में भी कार्बन होगी ना वो होगा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। Inorganic substances, all the chemicals that are not containing carbon are called inorganic substances. So easy. जिसमें कार्बन हो वो ऑर्गेनिक है, जिसमें कार्बन नहीं है वो इनऑर्गेनिक है। नेक्स्ट है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है? These are the molecules on which enzymes can act.
ये वो मॉलिक्यूल्स हैं सबस्ट्रेट जिस पर एंजाइम्स अपना काम करता है, ठीक है। जैसे दूध है, दूध हो गया सबस्ट्रेट, उस पे एंजाइम काम करता है। एंजाइम इसमें कौन सा होता है, लैक्टेज, दूध पे अमल करता है और उसे ख़राब भी कर देता है बाज़ दफ़ा, बैक्टीरिया वगैरह। दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। चूंटी में कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड, ये एफएससी का याद है मुझे, ठीक है। सबस्ट्रेट क्या होता है, जिस पे एंजाइम्स एक्ट करता है, उस मॉलिक्यूल को सबस्ट्रेट कहते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट। एंजाइम्स और कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस है। एक डिफरेंस तो पीछे मैंने अभी किया, रिपीट करें, रिवाइज करें, दिमाग पे जोर दें, कौन सा था वो। यस, एंजाइम्स जो हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर है और कैटलिस्ट जो हैं वो इनऑर्गेनिक इन नेचर है, ठीक है। चलें अब पढ़ते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या क्या डिफरेंसेस लिखे हुए। एंजाइम्स, ऑल द एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑल द कैटलिस्ट आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये पहला तो हमें याद था। एंजाइम्स मोस्टली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द रिएक्शन। एंजाइम्स जो होते हैं वो रिएक्शन के दौरान तबाह हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, यानी आपने किसी भी केमिकल रिएक्शन में एंजाइम को डाला और वो एंजाइम जो होता है वो अपने आप को ख़त्म कर देता है, यानी एंड में हमें एंजाइम नहीं मिलेगा। कैटलिस्ट आर नॉट डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। जो कैटलिस्ट होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में वैसे ही रहते हैं, ना तो वो अपने आप को इस्तेमाल करते हैं, केमिकल रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं, और डिस्ट्रॉय भी नहीं होते, ठीक है। एंजाइम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है केमिकल रिएक्शन में, कैटलिस्ट आर नॉट डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स आर मोर स्पेसिफिक इन नेचर। एंजाइम्स जो होते हैं वो नेचर में स्पेसिफिक होते हैं, जैसे प्रोटीन होती है, एंजाइम की नेचर प्रोटीनिक होती है ना, तो वो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, उनकी शेप वगैरह। कैटलिस्ट आर नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। कैटलिस्ट जो होते हैं वो स्पेसिफिक नहीं होते नेचर में। एंजाइम्स आर वेरी कम्प्लेक्स इन नेचर। एंजाइम्स जो होते हैं वो बहुत कम्प्लेक्स किस्म के होते हैं असर करने में। कैटलिस्ट आर वेरी सिंपल कंपाउंड और सब्सटेंस। जो कैटलिस्ट होते हैं वो बेचारे बड़े सिंपल से कंपाउंड और सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ द एंजाइम रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। स्पीड ऑफ द एंजाइम रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, यानी जो केमिकल रिएक्शन है उसकी स्पीड एंजाइम्स की तादाद पे, उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, यानी कम एंजाइम्स डालें या ज़्यादा एंजाइम डालें केमिकल रिएक्शन तेज़ होता ही है। लेकिन स्पीड ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट रिएक्शन है उसकी स्पीड कैटलिस्ट की मिकदार पे डिपेंड करती है। कम डालेंगे तो कम तेज़ होगा, ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा तेज़ हो जाएगा केमिकल रिएक्शन। ये 5 हैं डिफरेंसेस और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग लिख के याद कर लें, एक दफ़ा पेपर में भी आ सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। स्मॉल कैटलिक प्रॉपर्टी, एक ये पता चल गई थी हमें, ये कैटलिक प्रॉपर्टी रखते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन कैटलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इन अ बायोलॉजिकल रिएक्शन, कि ये थोड़ी सी मिकदार में भी डालें एंजाइम तो वो बायोलॉजिकल रिएक्शन को बहुत तेज़ कर देते हैं। इनकी एक कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। एग्जांपल्स है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे केमिकल रिएक्शन को थोड़ी सी मिकदार एंजाइम की तेज़ कर देती है। इसमें सक्रेज आ जाता है। सक्रेज एंजाइम इन ए स्मॉल अमाउंट ईजीली कैटलाइज द हाइड्रोलेटिक रिएक्शन ऑफ द सुक्रोज। हाइड्रोलेटिक का मतलब होता है पानी की मौजूदगी में जो हो रिएक्शन। जो सक्रेज है, एंजाइम जितने भी होंगे ना, इनके ASE एंड में आ रहा होगा। सक्रेज है, लैक्टेज है, ठीक है। तो सक्रेज एंजाइम जो है ये बहुत थोड़ी मिकदार में सुक्रोज को कैटलाइज कर देता है। सुक्रोज के लिए, सुक्रोज किससे मिलके बनी है, कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके सुक्रोज बनाते हैं। ये एक चीनी और कार्बोहाइड्रेट की ही किस्म है सुक्रोज। और इस पे कौन सा एंजाइम अमल करता है इसे तोड़ने के लिए,
सक्रेज, ठीक है। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है सुक्रोज केमिकल रिएक्शन होता है, ऊपर एंजाइम लिखते हैं, सक्रेज एंजाइम लिखा है, और ये किस में कन्वर्ट हो गया सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं जी, सॉलिबिलिटी। एंजाइम्स आर मोस्टली सॉलेबल इन वाटर, ये पानी में सॉलेबल होते हैं एंजाइम ज़्यादातर, एंड डाइल्यूट अल्कोहल सोल्यूशन, और डाइल्यूट अल्कोहल सोल्यूशन में भी ये सॉलेबल होते हैं, पानी में भी सॉलेबल होते हैं, और थोड़ा बहुत जो अल्कोहल का सोल्यूशन होगा उसमें भी ये डिज़ोल्व हो जाएंगे, सॉलेबल हो जाएंगे। द एंजाइम्स कैन precipitate in the following solvent: concentrated alcohol, ammonium sulfate, trichloroacetic acid। इसमें एंजाइम जो है वो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है नीचे बैठ जाना। ये वाले जो इन्होंने बताए हैं सॉल्वेंट, कंसनट्रेटेड अल्कोहल का, अमोनियम सल्फेट का, ट्राइक्लोरिक एसिड का, इसमें जो है एंजाइम्स वो अलहदा किए जा सकते हैं और नीचे बैठ जाएंगे तो आसानी से अलहदा किए जा सकते हैं, ठीक है। एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी: द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीज एज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम। जैसे जैसे हम एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, मिकदार बढ़ाते जाएंगे, the velocity of the enzymatic reaction increase as the concentration of the substrate increase up to the certain maximum। जैसे जैसे सबस्ट्रेट को कंसंट्रेट किए जाएंगे ना, सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाते जाएंगे, ऐसे ऐसे एंजाइमेटिक रिएक्शन बढ़ता जाएगा। बट आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम इट डिक्रीजेज, एक ख़ास हद तक जाएगा और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। पीएच क्या होता है, ये पढ़ा हुआ है आपने, मैट्रिक में भी पढ़ा है, एफएससी में भी पढ़ा है। पीएच होते हैं नेगेटिव आयन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कि हाइड्रोजन आयन के जितने भी नेगेटिव आयन हैं वो सब पीएच कहलाते हैं। एसिड, ये सारा टॉपिक जो है ये एफएससी में पढ़ा हुआ है। एसिड डीएक्टिवेट दोज एंजाइम दैट एक्ट्स एट अल्कलाइन पीएच। एसिड डीएक्टिवेट दोज एंजाइम, एसिड जो होते हैं वो उन एंजाइम्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं, रोक देते हैं, दैट एक्ट एज अल्कलाइन पीएच, जो कि अल्कलाइन पीएच की तरह काम करते हैं, उनको एसिड रोक देते हैं। यानी जो एंजाइम्स अल्कलाइन पीएच देते हैं फिल्टर पेपर पे, एंजाइम्स उसको रोक देते हैं, एसिड उनको रोक देते हैं। ट्रिप्सिन एक्ट एट अल्कलाइन पीएच 8.57 पीएच पे ट्रिप्सिन अल्कलाइन पे काम करता है। एट एसिडिक पीएच इट विल डिस्ट्रॉय, एसिडिक पीएच पे ये ख़त्म हो जाता है। ट्रिप्सिन इज़ एन एंजाइम दैट सिक्रेट बाय पेंक्रियाज एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। ट्रिप्सिन क्या है, एक एंजाइम है जो कि पेंक्रियाज से रिलीज़ होता है, सिक्रेट होता है, निकलता है, खारिज होता है और खुराक के हाजमे के लिए बहुत ज़रूरी है। और ट्रिप्सिन क्या होता है, अल्कलाइन इन नेचर होता है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि ट्रिप्सिन एंजाइम की नेचर क्या होती है, तो आपने बताना है अल्कलाइन इन नेचर होती है। 7 स्केल आपने पढ़ा होगा एफएससी में, 7 से जो अबव होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और जो 7 से नीचे, 7 से नीचे 2 आ गया, 3 आ गया, लिटमस पेपर पे चेक करें तो 7 से बिलो जो हैं वो एसिडिक हैं और 7 से अबव जो हैं वो बेसिक हैं। ये आप लोग नोट कर लें। बेसिस डीएक्टिवेट द एंजाइम दैट एक्ट एट एसिडिक पीएच, ये उसके बिल्कुल उल्टी बात की है। जैसे एसिड जो है वो डीएक्टिवेट कर देता है उन एंजाइम को जो अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, और जिन एंजाइम्स की पीएच एसिडिक हो वो बेस से डिस्ट्रॉय हो जाती है। पेप्सिन एक्ट एज अ एसिडिक पीएच 1 से 2 तक होती है पेप्सिन की। पेप्सिन भी एक एंजाइम है और ये एसिडिक इन नेचर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि ट्रिप्सिन डैश इन नेचर, तो आप लोगों ने लिखना है ट्रिप्सिन अल्कलाइन इन नेचर।
और पेप्सिन एक्ट एज एसिडिक, ठीक है। पेप्सिन जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़ 96 फ़ारेनहाइट टू 99 फ़ारेनहाइट। इसका ऑप्टिमम होता है, ऑप्टिमम मतलब वो पूरी जहाँ उसकी सलाहियत होती है अच्छे से काम करने की, ऑप्टिमम बेहतरीन हालत में जब होता है ना, उस पर बहुत अच्छा काम करेगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़, एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर है 96 फ़ारेनहाइट टू 99 फ़ारेनहाइट। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज regarded between 35 सेंटीग्रेड टू 40 सेंटीग्रेड, ठीक है। अब ये नीचे एक टेबल टाइप दिया हुआ है। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंजाइम जो होता है वो इनएक्टिव होता है। 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेरी लिटिल एक्टिव होता है। 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम एक्टिव होता है। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। मैक्सिमम एक्टिव कब होता है? 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 50 पे फिर इनएक्टिव हो गया और 60 डिग्री पे डिस्ट्रॉय। इन सॉलिड कंडीशन इट मे बी स्टेबल अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर सॉलिड हालत में है तो ये 100 डिग्री तक भी स्टेबल रह सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं होगा 60 पे, राइट। यहाँ तक आज करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।